सबको क्लियर है एएमटी प्रोविजन? मतलब जितना भी समझा, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा, और मतलब जितना बताया उतना भी समझ लिए तो बहुत है। यस सर। यस। अब मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूँ। Added by Finance Act 2020 with effect from assessment year 2021. पलक अभिलाषा दोनों है क्या हाजिर? यस सर। दोनों है ना, अभिलाषा भी है। पलक कहाँ गई? पलक नहीं है क्या? हो ना सर। अच्छा हो क्या? हाँ नहीं दिखे नहीं। ठीक ठीक। अरे हाँ पलक थी। तो मानसी नहीं आई आज? अरे उसको बोला तो था मैंने। चलो ठीक है, क्या कर दो। याद है फर्स्ट चैप्टर में सेक्शन 115 बीएसी के बारे में मैंने वही रोक दिया था, मतलब जाने तो इसको बाद में देखेंगे, है ना? हाँ सर। ये देखो, ये रेट ऑफ टैक्स थे उसके, याद है क्या बेटा? हाँ सर। अब ये जो अमेंडमेंट है ना, इसमें समझना कम है, याद ज्यादा रखना है। और याद रखना पड़ेगा बेटा, मैं कहीं हेल्प नहीं कर पाऊंगा इसमें। मैं क्या, कोई भी नहीं कर। ये टैक्स रेट याद करना सर, ये तो हमको ऐसे ही याद होगा। अरे ये याद नहीं, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। देखो ना, 2.5 लाख तक में 2.5 से 5 5, 5 से 7.5 10, 7.5 से 10 15, 10 से 12.5 20, 12.5 से 15 25, और 15 के ऊपर 30। बराबर फ्लो में चल रहा है। 5 10 15 20, 5 का टेबल है सर, और इधर भी 2.5 लाख से बढ़ रहा है। हाँ मुझे पता है, ये तो याद हो जाएगा। आगे की चीज याद करना बड़ा डिफिकल्ट है। नाम पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, जब तक नहीं समझे हाँ नहीं बोलूंगा, ठीक है ना बेटा? टाइम लगेगा, कितना भी लगेगा चलेगा, ध्यान देंगे। अच्छा आपकी लॉ की क्लास नहीं है ना अभी? लॉ की क्लास आज भी नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, ध्यान देंगे बेटा। ध्यान ऐसा है, सेक्शन 115 बीएसी, सेक्शन का नाम याद रहना चाहिए, ठीक है? नाम है ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम फॉर इंडिविजुअल एचएफ, यानी ये सेक्शन किसको एप्लीकेबल है? सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को, ठीक है? बराबर। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ फॉलोइंग टैक्स रेट आर एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट बाई। सर आपने ये तो बताया नहीं, आपने तो बोला था वो 5% 20% वाले स्लैब रेट है, 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर। हाँ बेटा वो सही है, लेकिन ये ऑल्टरनेट रेजीम है। ये क्या रेजीम है? ऑल्टरनेट रेजीम है इंडिविजुअल और एचयूएफ के। अब मॉड्यूल में ये लिखा हुआ है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं लिखा हुआ जितना यहाँ लिखा है। और दूसरी बात, मॉड्यूल में एग्जाम्पल ही नहीं है। मैंने यहाँ बढ़िया एग्जाम्पल बना के आप लोगों को दिया। ये ऑल्टरनेट रेजीम कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा है तो लो, नहीं इच्छा है तो मत लो। समझ में आई क्या बात? कंपलसरी नहीं, यू कैन टेक, बट इसके तो रिस्ट्रिक्शन है। आपके दिमाग में आएगा सर देखो ना, 15 लाख तक तो 25 ही लग रहा, वहां तो 30 लगता था, वहां तो 10 के ऊपर सीधा 30 लग रहा था सर, तो यही अच्छी होंगी ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। नो डाउट टैक्स स्लैब देख के आपके दिमाग में आएगा कि यही अच्छी है, लेकिन जरा रिस्ट्रिक्शन देख लो जरा। above tax rate applicable only if assessee satisfy following condition। मतलब ये स्कीम ऑल्टरनेट टैक्सेशन रेजीम तभी एप्लीकेबल है जब असेसी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे। इसका मतलब ये टैक्स रेट कम है, ये तो आपको दिख ही रहे हैं। अरे हाँ ना, 20 लाख अगर आप नॉर्मल प्रोविजन के इनकम के हिसाब से टैक्स निकालोगे तो ज्यादा ही आएगा इससे, क्योंकि इसमें 5 10 15 धीरे धीरे बढ़ रहा है। बराबर है? नहीं समझ रहे? हाँ सर। ठीक है ना? नो डाउट टैक्स रेट के हिसाब से ये रेजिम अच्छी है, लेकिन कुछ कंडीशन जरा पहले देख लो। हर पीली चीज सोना नहीं होती है ना, हर पीली चीज सोना नहीं होती, इसीलिए बोल रहे पहले भैया कंडीशन देख लो, ज्यादा उछलो मत। पहला पॉइंट क्लियर है क्या बेटा? पॉइंट नंबर 1 ये वाला, सबको यहाँ तक हाँ नहीं बोलो प्लीज प्लीज, कम ऑन। यस सर। यस सर। ये नहीं भी पढ़ो चलेगा, सीधा ये पढ़ लो, या एक बार इसको पढ़ लेते बेटा, पढ़ लेते अच्छा रहता है, अमेंडमेंट है ना। Assessee should not claim any benefit of section 10(5), 10(13)(a), 10(14) other than those prescribed for this purpose
10, 17, 10, 32, 10 AA, 16 or 24B in respect of SOP 32, 1A or 32 A1, 32, 1, 2A, 32 AD, 33 AB, 33 AB, 35, 1, 2, 35, 1, 2A, 1, 3, 2 AA, AD, 35 CCC, 57, 2A, 80 CC, 280 JJA, provision of chapter 6, other than to सर कुछ समझ में नहीं आया सर, क्या लिखा है भगवान जाने, है ना। लेकिन इतना समझ गया, ये सेक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इतना समझा क्या। Yes, sir. तो इसीलिए मैं कहता हूँ जाने दो ना यार। ये देखो सीधा, assessee is not entitled to following exemption or deduction। मतलब यदि तू चाहता है 115 BAC में बैठना, ये रेट से टैक्स देना, तो तू ये चीजें नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? लीव ट्रेवल कंसेशन जो अंडर सेक्शन 10(5) सैलरी में पड़ा था, इसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस HRA याद है क्या, सैलरी में पड़ा था, इसका नहीं। Yes, sir. अलाउंस एग्जेम्प्ट अंडर 10(14) उसका भी तेरे को सैलरी में पड़ा था, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन 10(14) के साथ कुछ लिखा है, अदर देन दोज प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस, यानी इनका मिलेगा। अदर देन याद है 10(14) में बहुत सारे अलाउंस थे बेटा, उनका नहीं मिलेगा, लेकिन इनका मिलेगा। किसका? ट्रांसपोर्ट मिलेगा, कन्वेंस मिलेगा, अलाउंस टू मीट कॉस्ट ऑफ ट्रेवल मिलेगा, डेली अलाउंस एट प्लेस, ये ओडी लिखा है, इसको ऑफ कर दो बेटा, ऑफ ड्यूटी, ये मिलेगा। अच्छा यहाँ एक और मिस्टेक थी, एक सेकेंड, टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ HUF नहीं है, एंड HUF है, ठीक है। हाँ समझ में है। अलाउंसेस टू MP MLA अंडर सेक्शन 1032 ये भी नहीं मिलेगा। अलाउंस टू इनकम ऑफ माइनर कितना मिलता रे 1032 माइनर का, भूल गए? 1,500। हाँ 1,500, 1,500, 1,000 पे 500, जो बोलना बोलो, ठीक है। डिडक्शन अंडर AC सेड अंडर 10 AA, हो ये भी नहीं मिलेगा। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, ये भी नहीं मिलेगा। डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, ये भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी, ये 32 नहीं है, ये 23(2) है, सॉरी। जरा मैडम भी सही है, ये एक्चुअली मैंने हाथ से लिख के दिया था मैडम को टाइप करने के लिए, इसलिए मेरी राइटिंग तो आपको पता ही है। 23(2) है। लॉस अंडर एंड हाउस प्रॉपर्टी, ये हाँ, ये देखो वैकेंट प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट का रिडक्शन है 2 लाख का मिलता है ना मैक्सिमम, वो भी नहीं ले सकते तुम। अरे बाप रे कितने रिस्ट्रिक्शन है। अब सर ये रिस्ट्रिक्शन याद रखने पड़ेंगे, ये रिस्ट्रिक्शंस याद रखने पड़ेंगे, ये सेक्शंस आपको याद रखना, मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक बहुत ही गंदी बात लिखी है यहाँ पे, देख लो जरा, लॉस अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर रेंटेड हाउस shall not be allowed to be set off under any other head। आपको मालूम है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप अदर हेड से भी सेटिस्फाई कर सकते, सैलरी से भी कर सकते। हाँ सर। याद है ना, कर सकते ना। Yes. लेकिन नहीं करने मिलेगा, एंड वुड बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड एज पर एक्सटेंट ऑफ लॉ, लॉ के हिसाब से, एज पर एक्सटेंट ऑफ लॉ, LOW नहीं है, LAW है। मतलब तुम सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर सकते, और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, अगर तुम ये स्कीम में बैठना चाहते हो तो। अगर तुम ये स्कीम में बैठ रहे हो मतलब तुम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे किसी हेड में सेट ऑफ नहीं कर सकते, बट कैरी फॉरवर्ड कर। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल कैरी फॉरवर्ड होता रहे? 8 साल। 8 असेसमेंट ईयर। एज पर लॉ आप 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर ये तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है। हाँ रिस्ट्रिक्शन तो है। एडिशनल डेप्रिसिएशन अंदर 32 महीने नहीं ले सकते। रिडक्शन अंडर 32 AD, ABA नहीं ले सकते। रिडक्शन अंडर डोनेशन फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च नहीं ले सकते। 35 AD, 35 CCC नहीं ले सकते। फैमिली पेंशन का रिडक्शन नहीं ले सकते। याद है कि फैमिली पेंशन में 1/3 वाला कुछ रिडक्शन मिलता था, जस्टिस 7 ये अदर सोर्सेस में पढ़ा था।
अरे बताया था ना, मरने पे मिलती है तो कुछ नहीं टैक्स लगेगा, मरने पे नहीं मिलेंगी तो लीस्ट ऑफ हाँ द फॉलोइंग सर, हाँ। अबाउट भूल गए। एनी रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से मिलेगा ही नहीं, पूरा चैप्टर 6 का नहीं मिलेगा। देख लो सारे सेक्शन आ गए। लेकिन 80 CCD जो 2 है ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय नोटिफाइड पेंशन स्कीम, और 80 JJEE न्यू एम्प्लॉयमेंट वाला, बस ये 2 क्लेम कर सकते हैं, बाकी का नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? यानी ये ध्यान रखना, चैप्टर 6 का नहीं मिलता है एक्सेप्ट दिस 2। अरे कल ही पढ़ाया था, कल परसों पढ़ाया था बेटा। हाँ सर। यस सर। तो सर बनाया काय के लिए सेक्शन, फिर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन। हाँ, लेकिन आप जरा एक नजर घुमा रहे क्या, इन रिस्ट्रिक्शंस में कैपिटल गेन का कहीं नहीं दिख रहा है ना? देखो ना, कुछ सैलरी के दिखे लाइन से, फिर हाउस प्रॉपर्टी का एक दिखा, फिर PGBP दिखा, फिर अदर सोर्सेस दिखा, कैपिटल गेन कहीं नहीं दिखा ना, हाँ सर। है ना? हाँ, अब एक चीज समझ लेना, ये मैंने बताया था, ये 4 का ले सकते हो बेटा। यहाँ देखो किधर गया रे, हाँ ये 4 का ले सकते हैं, ये मैंने बताया था। इनका ले सकते ना, मतलब अदर देन, इनके अलावा डिडक्शन नहीं ले सकते, नहीं इनका ले सकते। ये यहाँ फिर से लिखा हुआ है, जरा देख लो। मैंने फॉलोइंग अलाउंस नोटिफाइड एट 1014 टू एक्ट ऑफ इंडिविजुअल और RGF एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर प्रपोज सेक्शन, ये मिलेगा, ये अलाउड है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू दिव्यांग एम्प्लॉय to meet expenditure for purpose of commuting between place of residence and place of duty. Conveyance allowance granted to meet expenditure on conveyance in performance of duty of office. Any allowance granted to meet cost of travel on tour or on transfer. Daily allowance to meet the ordinary daily charges incurred by employee on account of absence of his normal place of duty. ये 4 का डिडक्शन जो 1014 में आप क्लेम कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। आपके मन में आ रहा होगा सर ये क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन पहले पूरा प्रोविजन पढ़ लो कि क्वेश्चन कराते हो तो एक एक प्रोविजन वापस ध्यान में दिलाओ। ठीक है बेटा, समझ रहा कि नहीं समझ रहा? Yes. अगर आप ये कंसेशन रेट के लिए कर रहे हो तो आपको ये सब नहीं कर सकते। You will be not allowed to set off any loss or depreciation attributable to any deduction referred above. आप समझ लेना, जब ये डिडक्शन ही आपको नहीं मिल रहे हैं तो ये डिडक्शंस के कारण जो भी लॉस आता है अगर, तो क्या सेट ऑफ करने मिलेगा क्या? नहीं सर। ना ना सेट ऑफ करने मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड करने का तो सवाल ही नहीं उठता। Not allowed to set off any loss from income from house property against any other head. House property के लिए सिर्फ other head का रिस्ट्रिक्शन है, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन अंडर 32 ये मिलेगा, except additional depreciation 32(1) would have been claimed in manner so may be prescribed. यानी डेप्रिसिएशन अंडर 32 क्लेम कर सकते हैं, लेकिन 32(1)(a) का 1(2)(a) जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन वो क्लेम नहीं कर सकता। एंड he shall not be allowed to claim any exemption or deduction for allowance for perquisite provided under any other law for timing and force. कोई भी और perquisite वगैरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कितना रिस्ट्रिक्शन लगाया है, रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई क्या सर? नहीं, अभी और एक रिस्ट्रिक्शन बाकी है। Where there is depreciation on respect of block of asset which has not been given full effect prior to this year, यानी कोई ऐसे ब्लॉक ऑफ एसेट का डेप्रिसिएशन है जिसको आपने इफेक्ट में नहीं लिया था या फुल इफेक्ट नहीं दिया था, corresponding adjustment should be made to WDV of block of asset as on beginning, यानी 1/4/2000 beginning date in prescribed manner if the option under 115 BAC is exercised for previous year, this relevant to assessment year 21-22। मेरा कहना है अगर किसी तरह से आपने कोई तो भी डेप्रिसिएशन अलाउंस कोई ब्लॉक ऑफ एसेट को रिप्रेजेंट करता है और आपने आज तक उसका डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया, मतलब हो सकता है ना डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रहे हैं और ब्लॉक ऑफ एसेट एज इट इज सबने छोड़ा, तो भैया इस साल स्टार्टिंग में उस ब्लॉक ऑफ एसेट में उसका एडजस्टमेंट कर दो। मान लो कि मेरे पास 2 साल से ब्लॉक ऑफ एसेट है लेकिन मैं डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने बोला सर डेप्रिसिएशन तो कंपलसरी है पहले, बराबर है, लेकिन आपने उस ब्लॉक में एडजस्टमेंट ही नहीं किया मान लीजिए किसी कारण से, तो अगर आपने एडजस्टमेंट नहीं किया है तो भैया
अगर ये कौन से साल से आया, फाइनेंशियल 2020 से आया, यानी 1/4/2020 से एप्लीकेबल होगा ये, बराबर है। तो मेरा कहना है अगर इस साल आप ये सब लफड़ा करना कब है पता है, जब आपको ये रेट से टैक्स भरना है, आपकी इच्छा है, मतलब 115 BAC के एडजस्टमेंट में आपको बैठने की इच्छा है, यानी आपको ये रेट से टैक्स भरना है, तो ये सब नाटक है, नहीं तो ये सब नाटक नहीं है। तो मेरा कहना है ब्लॉक ऑफ एसेट्स ईयर के स्टार्टिंग में ही उस हिसाब से एडजस्ट कर लो, डेप्रिसिएशन माइनस करके नया ब्लॉक लिख दो, नए ब्लॉक वैल्यू लिख दो। समझ में आई बात? यस सर। अब समझना बात ध्यान से। थर्ड पॉइंट, एक और अभी एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कि 40% से ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मतलब कुछ कुछ एसेट पे 100% डेप्रिसिएशन है, कुछ एसेट पे 60% है, तो उन पे जिस पे ज्यादा है उन पे 40 ही मिलेगा, और जो 40 से कम है उन पे कम ही मिलेगा। ये यहाँ लिखा हुआ, मैं पहले बता देता, एक्चुअली ये पहले ही बताना चाहिए था, पॉइंट मैंने नीचे डाल दिया, शायद किधर गया, ये रहा। अगर आप ऑप्ट करते हो 115 BAC से, if assessee opted for 115 BAC, then maximum depreciation allowed at the rate 40%. समझ में आई बात? समझे क्या? 40% से ज्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। और एक और चीज लगे पढ़ लो, अगर आप इससे ऑप्ट करते हो 115 BAC के लिए, और एक कोई अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन अर्लियर ईयर्स का है, बेटा आपको ये पता है ना कि इसके अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए कोई जगह नहीं है, अभी पढ़ा है तो सेक्शन 32 2B, याद है क्या? यस सर। तो it shall not be allowed to be set off but be added to opening WDV of the block in the year in which HSC offers such option। मतलब इसका ये है, मान लो तुम्हारी 1/4/2020 को तुम्हारी ओपनिंग WDV 10 लाख है, और तुम्हारे पिछले कोई 24 साल का अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन है, अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल, तो भैया WDV में उसको ऐड कर दो वापस। ओहो, तो तुमको फिर नॉर्मल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। यानी एडिशनल डेप्रिसिएशन सेट ऑफ तो नहीं कर सकते, लेकिन WDV में ऐड कर दो। तो WDV में ऐड करना यानी डेप्रिसिएशन मिल जाना। सोच के देखो, अगर इस साल WDV में ऐड कर दिया तो डेप्रिसिएशन मेरा बढ़ जाएगा कि नहीं, एज पर सेक्शन 32, यानी मिल गया ना मुझे डेप्रिसिएशन, ठीक है। shall not be allowed to set off but it shall be added to opening WDV block in which assessee offers this section। ठीक है सर, बहुत नाटक है, लेंगे क्या फिर ये लोग? देखो क्वेश्चन कराऊंगा जब समझना। अब कुछ अदर कंडीशंस है, जरा प्लीज ध्यान दीजिए। इस सब्सिक्वेंटली लेने के बाद अगर ऐसा लगता है, if individual HUF not satisfied any of the foregoing conditions, option of concessional rate shall become invalid and other provision will apply। अगर लेने के बाद ऐसा लगा ले तो लेंगे लेकिन कोई कंडीशन आप फेल कर गए, कोई कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं किए, तो भैया ये गया। अब क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, नॉर्मल प्रोविजन तो है ना यार, ये तो स्पेशल प्रोविजन है, नॉर्मल तो है ही ना हमेशा अपने पास। ये नहीं मिलेंगे तो नॉर्मल तो मिलेंगे। समझे नहीं समझे? नहीं समझ रहे क्या? अब मैं सबसे काम की बात बता रहा हूँ, चौथा पॉइंट, एन इंडिविजुअल और HUF who does not have any business income। हो मतलब PGBP वाला सेक्शन ही एप्लीकेबल, हेड ही एप्लीकेबल नहीं हो रहा। देख लो, बिजनेस इनकम नहीं तो फिर काम। would have an option to choose either of the two tax regime each year depending upon their tax liability under each one of them। इसका मतलब समझे आप? अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो हर साल आपके पास ऑप्शन रहेगा, चूज करो कि आपको एक नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स भरना है कि 115 BAC से भरना है। समझ आई बात? ऑब्वियसली जो कम रहेगा वही भरोगे आप। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल HUF है जिसकी बिजनेस इनकम है, तो एक बार अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, ऑप्शन 1 एक्सरसाइज कैन नॉट बी विथड्रॉन। और ये सारी तो जबरदस्ती हुई।
एक आध बार तो ऑप्शन दो विड्रॉ करने का। हाँ देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। In such case, option 1's exercise would be applicable for all subsequent assessment years and can be withdrawn only once. एक बार बाहर निकलने का ऑप्शन देंगे for a previous year other than year in which it was exercised, and thereafter an individual HF shall never be eligible to exercise option of this section except where such individual HF ceases to have any business income. सर समझ तो गया, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा बताओ ना अच्छे से। देखो सेक्शन 115 BEC, इंडिविजुअल हैविंग नॉट हैविंग बिजनेस इनकम, तो उनको क्या करना है, एवरी ईयर कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, एवरी ईयर कंपैरिजन करेंगे, जो सस्ता रहेगा उसमें भर देंगे। समझे क्या? लेकिन इंडिविजुअल हैविंग बिजनेस इनकम, मान लो प्रीवियस ईयर 2021 में ऑप्शन एक्सरसाइज किया, ऑप्शन लिया, ये एक बार इस साल में ऑप्शन लिया, तो अब हमेशा हर असेसमेंट ईयर में इसके आगे वाले ऑप्शन लेना पड़ेगा। मतलब असेसमेंट ईयर क्या हो गया, 21-22 बराबर। अगर विड्रॉ करना है, विड्रॉ करना है तो इस साल विड्रॉ अब तुम नहीं कर सकते, तुम कुछ भी कर लो। ये देखो, कैन नॉट बी विड्रॉन। सबसे पहले तो ऑप्शन 1 से एक्सरसाइज वुड एप्लीकेबल फॉर ऑल असेसमेंट ईयर, ये भी समझ में आ गया। कैन बी विड्रॉन ओनली वन फॉर द प्रीवियस ईयर अदर देन द ईयर इन विच इट वाज एक्सरसाइज। ओहो, ये साल एक्सरसाइज किया ना ऑप्शन, इसके अलावा कोई भी प्रीवियस ईयर में तुम विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब आने वाले प्रीवियस ईयर 21-22 में विड्रॉ कर लूं, यस यू कैन विड्रॉ, यस यू कैन विड्रॉ। समझे क्या? कर सकते विड्रॉ। लेकिन अगर तुमने विड्रॉ किया तो फिर नेवर, विड्रॉ अगर किया तो नेवर यू कैन एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। समझ में आई क्या बच्चों बात? अब जीवन में कभी तुम ये काम नहीं कर सकते। shall never eligible to exercise option under this section except, मान लो where such individual HF ceases to have business income। अरे मेरी बिजनेस इनकम बंद हो गई, तो फिर यहाँ चले जाओ, ceases to business income, तो क्या करो, फिर यहाँ चले जाओ, फिर मिल जाएगा। समझे नहीं समझे? समझ गए। समझ गया, शाबाश। अब भैया कुछ चीजें हैं, जरा ध्यान दे दो तो अच्छा है, बहुत आसान है। रिबेट अंडर 87 इज अवेलेबल इवन इफ एसएससी ऑप्ट फॉर 115 BAC, रिबेट मिलेगा। टैक्स ऑन स्पेशल रेट इनकम लाइक 112 112 टैक्स एट स्पेशल रेट्स ओनली, उनके लिए 112 AC का कोई लेना देना नहीं, उनको अलग ही कर देना और स्पेशल रेट से टैक्स कैलकुलेट करना। समझ में आई बात? सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी डिपेंड ऑन टोटल इनकम, ये भी लगेगा। एजुकेशन सेस हमेशा लगेगा। If assessee opt for this section, then AMT is not applicable। हो, अगर ये सेक्शन के लिए दिया तो AMT एप्लीकेबल ही नहीं होगा फिर आपको। और वॉट फॉरवर्ड जो AMT क्रेडिट है जिसके बारे में भी बताया था, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर 115 BAC। अगर अपन नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करते और अगर कोई AMT का क्रेडिट है तो हम सेट ऑफ करते थे, मैंने अभी बताया था। लेकिन अगर आप 115 BAC के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हो और कोई AMT का क्रेडिट है तो आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं अगर आपको 115 BAC में ऑप्ट ही करना है तो पहले AMT क्रेडिट अपना पूरा खत्म करो, फिर अगले साल से ऑप्ट करो। देखो समझे क्या आप मैंने क्या बोला? यस सर। अरे ये कोई भी साल ले सकते हैं ना, बी सेक्शन 115 BAC, जरूरी थोड़ी है इस साल लेना, कोई भी साल लेना शुरू कर दो।
अरे समझे क्या? हाँ सर समझ गए। समझ हाँ गए। सर 11th पॉइंट, सीबीडीटी क्लेरिफाई करता है कि अगर कोई एम्प्लॉई जो कंसेशनल रेट से टैक्स भरना चाहता है तो उसने अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना चाहिए प्रीवियस ईयर में। क्या इंटीमेट करना चाहिए? कि भैया तू टीडीएस जो डिडक्ट करेगा एक सेक्शन 115 बीएसी से कर। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, आपको सेक्शन 192 अभी तक आपने पढ़ा नहीं, टीडीएस ऑन सैलरी, जो कि अगले चैप्टर का पहला टॉपिक है। अगला चैप्टर जो हम कल स्टार्ट करने वाले, टीडीएस, इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सेकेंड लास्ट चैप्टर है हमारा, टीडीएस कल स्टार्ट होगा। तो उसके अंदर ये है, एक्चुअली होता क्या है, टैक्स सैलरी के ऊपर जो टीडीएस, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है उससे भी टीडीएस कटता है, उसका रेट स्पेसिफाइड नहीं है। उसका रेट एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स निकलता है कि भैया ये साल ये एम्प्लॉय को इतनी सैलरी मिलने वाली है, इतने उसके एग्जेम्पशन अलाउंस वगैरह वगैरह है, माइनस करके कितना टैक्स आता है वो निकालते हैं। और मैंने भी आपको एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना सिखाया था, टोटल इनकम और टोटल टैक्स कितना आ रहा है उसका एवरेज रेट टैक्स निकालना, वो रेट से टीडीएस कटता है। ऐसा हर साल होता है, स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाता है। फिर जो चेंजेस आते हैं तो फिर आप एडिशनल टैक्स भर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ये कहना है, अगर फिर भैया ये रेट तो कंसेशनल रेट है 115 बीएसी, अगर 115 बीएसी के हिसाब से आप टैक्स भरना चाह रहे हो तो आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को कि भैया तू काटी। और अगर आपने इंटीमेशन नहीं दिया तो एम्प्लॉयर तो नॉर्मल रेट से टैक्स काटेगा ना, सीधी सी बात। इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट इंटीमेशन सो मेड टू डिडक्टर shall be only for purpose of TDS during previous year. It cannot be modified during that year. However, at the time of filing return, employee may take different option. मतलब समझे आप इसका? इसका मतलब ये, अभी ईयर के स्टार्टिंग में आपने सोचा कि 115 बीएसी से देना है, तो आपने अपने एम्प्लॉयर को बता दिया भैया मेरा टीडीएस 115 बीएसी के हिसाब से काटो, वो काट भी रहा। अब जब रिटर्न फाइल करने की बारी आई साल खत्म होने के बाद, आपका मन बदल गया, नहीं मेरे को तो नॉर्मल प्रोविजन में बैठना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठ सकते हो। बस टीडीएस ही तो कटा है ना, तो उसका टैक्स ज्यादा भर देना, सिंपल। समझ में आई बात? हाँ सर फर्दर इन केस ऑफ ई यानी एम्प्लॉय होता है, यहाँ लिख लो आप, हु हैज इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। क्या एम्प्लॉय की इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी हो सकती है क्या? नहीं अरे सर। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? अरे एक एम्प्लॉय में नौकरी भी करता और बिजनेस भी करता है, ऐसा नहीं हाँ हो हाँ सकता? हाँ हाँ मैंने तो बताया था ना, 5वें हेड में इनकम हो सकती है हाँ यार। सवेरे रात को मैं चौकीदारी करता था बिल्डिंग की, फिर दिन में कपड़े की दुकान संभालता हूँ। अरे है ना, ऐसा हो हाँ सकता है, सर क्यों नहीं हो सकता? फर्दर इन केस ऑफ एम्प्लॉय हु हैज इनकम अंडर दैट पीजीबीपी, और मैंने आपको बताया पीजीबीपी हेड में अगर इनकम है तो उसके लिए कुछ कहानी थोड़ी सी अलग है। अरे हाँ ना, हाँ सर उनके लिए Yes. कहानी अलग है। The intimation to employer in case of subsequent previous year must not deviate from option under 115 BAC of the Act once exercised in previous year। मतलब अगर आपने एक बार ये, अगर आपकी इनकम पीजीबीपी से भी है और आपने एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो एम्प्लॉयर हमेशा 115 बीएसी से ही काटते जाएगा टीडीएस, क्योंकि उसको पता है अगर आपने ये ऑप्शन छोड़ दिया तो फिर जीवन में अब आप कभी 115 बीएससी नहीं ले पाओगे। इसलिए लेने के पहले इंसान बहुत बार सोच लेता है। समझ में आई बात? Yes, sir. यस ये दो चीज आपको पढ़ा चुका हूँ। अब पूरा क्लियर कंसेप्ट ये क्वेश्चन करने के बाद अच्छे से समझ में आएगा, जो आपके लिए एग्जाम्पल यहाँ बनाया हुआ है, मस्त एग्जाम्पल। ठीक है, एक बार आप ये एग्जाम्पल सिर्फ पढ़ो, आंसर मैं बताता हूँ, सिर्फ एक बार इसको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। पढ़ो पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ना स्टार्ट करो।
पढ़ेगा बेटा क्वेश्चन सिर्फ यस भर भर के वही एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको सब समझ में आ जाए, मेरा ये कहना है। तो बताइए, आप बिजनेस है, ये क्वेश्चन में बिजनेस दिख रहा है क्या देवियम का? नो सर। ठीक है, अब समझना बात, आगे क्वेश्चन में नहीं और कुछ भी नहीं लिखा, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से जाना चाहते हो तो टैक्सेशन अलग आएगा, और स्पेशल प्रोविजन से जाना चाहते हो स्पेशल रिजीम तो अलग आएगा। तो एक काम करते हैं, आप कौन सा भरना चाहोगे, कम की ज्यादा? कम। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, नॉर्मल प्रोविजन से भी निकालना पड़ेगा, ऑल्टरनेट रेजिम से भी प्रोविजन से निकालना पड़ेगा, जिसपे टैक्स रेट कम आएगा वो भरना पड़ेगा, बराबर यस है ना? तो एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल प्रोविजन से निकालते हैं, ठीक है ना। बेसिक सैलरी कितनी है? 40 लाख। HRA कितना है? 90, जिसमें से कैलकुलेट किया है कि 60,000 एग्जेम्प्ट है। तो नॉर्मल प्रोविजन में तो एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर। यस इधर देखो, HRA ये नॉर्मल प्रोविजन, ठीक है। बेसिक सैलरी 40 लाख, HRA 90,000, जिसमें से 60,000 माइनस करने मिलेगा, कितना आया? 30,000। LTC 95,000, 1,95,000 है, जिसमें से 180 एग्जेम्पशन अलाउड है। तो 195 में से 180 एग्जेम्पशन अलाउड है, मतलब टैक्सेबल कितना हुआ? 15,000। समझ में आया बात? यस सर। यस सर। न्यू पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन बाय बीबी प्राइवेट लिमिटेड 22% ऑफ बेसिक सैलरी, ये कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर है, ये पूरा टैक्सेबल रहता है, पता है ना। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, 4,80,000 टैक्सेबल। टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई? सर डिडक्शन मिलता है ना, चाहो मुझे पता है 80 में डिडक्शन मिलता है, वो जाने दो, अभी डिडक्शन नीचे लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करने के बाद, आपको ये चीज पता है? अरे हाँ ना। हाँ सर। यस देखो ये टोटल आ गई 45,25,000, ठीक है। कुछ अंडर 16 डिडक्शन मिलेगा, हाँ। प्रोफेशनल टैक्स भरा है, देखिए 2,000 इसका रिडक्शन मिलता है, हाँ मिलता है सर। और क्या रिडक्शन मिलेगा? एक स्टैंडर्ड रिडक्शन मिलेगा सैलरी वाले को 50,000 का। हाँ अरे सर। हाँ ना। हाँ सर। टोटल Yes. टोटल नेट सैलरी कितनी आ गई? 44,73,000 नेट सैलरी आ गई, ठीक है। अब हाउस प्रॉपर्टी का हिसाब करो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ए का 1,05,000 लॉस है, लेट आउट प्रॉपर्टी का 60,000 रुपए लॉस है, और लेट आउट प्रॉपर्टी सी का सॉरी प्रॉफिट है, और इसका 80,000 लॉस है। समझे नहीं समझे? तो ये 20,000 नेट लॉस हो गया। टोटल लॉस कितना हुआ? 1,05,000 प्लस 20,000, 1,25,000 हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया। समझे नहीं समझे? तो मुझे बताओ, Yes. ये 25 को सैलरी में से सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? सेट ऑफ, हाँ। नॉर्मल प्रोविजन पढ़ रहे हैं बेटा, नॉर्मल हाँ प्रोविजन सर। कर सकते हैं। Yes. करने के बाद ये मेरी आ गई सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बताइए। Yes. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, माइनर सन के सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिला, क्लबिंग होगी आपके हाथ में 800, लेकिन एग्जेम्प्ट भी तो है, कितना? 1,500 Exempt एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन है, 800 का 1500 मिल exempt। जाएगा। यहाँ पे माइनर डॉटर का 2,000, लेकिन 1,500 का एग्जेम्पशन मिला, 500। टोटल इनकम बची। समझ में आई बात? हाँ सर। देवियम को इंटरेस्ट आता है सेविंग बैंक पे 28,000, लिखा है वहां पे, क्लबिंग हो जाएंगे। पूरा टैक्सेबल है ना। 80 TTA आपके दिमाग में आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन वो पूरा होने के बाद करते हैं, आपको ये चीज बता चुका हूँ मैं, हाँ सर। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन PPF 55,000, ये पूरा एग्जेम्प्ट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें देखिए PPF के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया 20,000 आ गया भैया, ये PPF पे आपने इन्वेस्ट किया। NPS का तो अलग सेक्शन में मिलता है, ये भी, ये रिडक्शन मिलेगा, ये मिलेगा, और इसका देखना पड़ेगा NPS का। ये देखो 20,000 ये पूरा मिल गया। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू NPS 3.5 लाख, टोटल हो गया 3,70,000। और मैक्सिमम रिडक्शन लेकिन कितना मिलता है 80 CC के हिसाब से? 1.5 लाख। 1.5 लाख से ज्यादा रिडक्शन नहीं मिलेगा 80 CC। ये बेटा ये गलती होगी, ये यहाँ का ऐसा है, हाँ ठीक है। एक एडिशनल डिडक्ट, ये 9 है, इसको ये
कॉमा करना, सॉरी ब्रैकेट खोल दो। 80 CCD 1B के हिसाब से एडिशनल डिडक्शन कितना मिलता है? 50,000 का। मालूम है, भूल गए? अरे एडिशनल डिडक्शन मिलता है ना मेरे बाप, और वो एडिशनल डिडक्शन इसके अलावा रहता है 80C, CCC और CCD 1 और CCE क्या बोलता है कि इन तीनों का मैक्सिमम मिला के 1.5 लाख नहीं हो सकता। फिर 80 CCD 2 एक नया, सॉरी 1B एक नया सेक्शन है जो एडिशनल डिडक्शन की बात करता है, और 80 CCD 2 क्या बोलता है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन लेस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है? बेसिक प्लस डीए। टोटल बेसिक पता है, डीए कुछ है नहीं। 40 लाख का 10% कितना हुआ? 4 लाख। 4 और 4 80, दोनों में लोअर क्या है? 4 लाख का डिडक्शन मिलेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो आप। हाँ सर। Yes, Yes. sir. और ये बचे सेक्शंस का मिला के डिडक्शन पूरा कैलकुलेट करके दिया, 2,81,000 है। और टीटीए इंटरेस्ट अंडर सेविंग बैंक मैक्सिमम कितना डिडक्शन अलाउड है? 10,000। अरे ऊपर 28,000 जोड़े थे ना, भूल गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आती है नेट इनकम टैक्सेबल। अब इस पर टैक्स निकालो। 2.5 लाख तक नील, 5 तक ये आ गया, सरचार्ज नहीं लगेगा, एजुकेशन सेस जोड़ दिया, नेट टैक्स पेबल आया। समझ में आ गई क्या बात? Yes, sir. ये तो नॉर्मल, ये थी आम जिंदगी। अरे मेंटोस की एड आती ना, ये थी आम जिंदगी। अब अपन जीते मेंटोस जिंदगी, देखना जरा ध्यान। 115 BAC वही बात आ जाती है। मैं मिटा रहा हूँ ये सब, थोड़ा सा जो लिखा है, हाँ ध्यान देंगे। सैलरी बेसिक 40,000, HRA कितना है? 90। कोई डिडक्शन मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा क्या HRA का? नहीं सर। No, sir. अरे नहीं ना बे, अभी है वो बोलता है। कौन है ये वो बोलने वाला? ये देख देख नालायक देख, जो अगर आप ये लेते हो ऑल्टरनेट रेजिम तो ये डिडक्शंस एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे। पहला ये देख लो, HRA मिलेगा क्या? ना ही मिलेगा। यानी कितना जोड़ना पड़ेगा भाई? पूरा ही जोड़ना पड़ेगा सर, पूरा 90,000 इनकम में जुड़ जाएगा। 195 LTC का रिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, पूरा जुड़ जाएगा। ये तो वैसे भी जुड़ता ही है, ग्रॉस सैलरी आ गई। सेक्शन 16 के रिडक्शन मिलते हैं क्या? No, sir. नो सर। नहीं मिलते। देख लो नालायको, देख लो। ये देखो किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? ये कुछ नहीं मिलेगा। सेक्शन 24 भी नहीं मिलता, देख लो। अरे हाँ ना, नहीं समझ रहे क्या? ये यस देखो सर। कोई डिडक्शन नहीं मिला, ये नेट सैलरी आ गई, कुछ नहीं। हाउस प्रॉपर्टी का तो कुछ नहीं मिलेगा, लॉस सेट ऑफ ही नहीं कर सकते, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर सकते। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में टोटल लॉस कितना है? 1,25,000। सैलरी में से सेट ऑफ करके थोड़ी मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अदर हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप ये रेजिम में बैठते हो तो आप भी पढ़ाया था, बोलो हाँ की ना? हाँ सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। कैरी फॉरवर्ड तो कर ही सकते ना तुम। हाँ कभी तो भी अगले साल में अगर हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट आ जाए तो सेट ऑफ कर लेना। तो ये आ गया 47,65,000। ओके। अदर सोर्सेस कोई एग्जेम्पशन मिलेगा 1032 का? नहीं मिलेगा, पूरा 2,000 और 800 पूरा जोड़ना पड़ेगा। सेविंग इंटरेस्ट पूरा जोड़ना, वो तो वैसे भी जोड़ना है। हाँ ये एग्जेम्प्ट रहता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सब जगह। ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ गई। ये कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलता। नहीं सर। चैप्टर 6 से नहीं मिलता, लेकिन एक्सेप्ट कुछ लिखा था, याद है क्या बच्चों? चैप्टर 6 का एक्सेप्ट कुछ लिखा था, देखो आपको याद है क्या? तो मुझे याद है। 80 CCD 2 का मिलेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा बेटा? यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का देखना जरा सर, ये देखिए ना, ये 4 लाख मिलता है ना? कैलकुलेट किए ना हमने? हाँ सर। तो ये 4 लाख का मिलेगा, बाकी कछु नहीं मिलेगा तुमको। और ये सब का रिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं। टीटीए का मिलेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 सेक्शन का मिलता है रे। 80 CCD 2 का मिलता है और 80 JJ. डबल J double A. JAA. शाबाश, समझ रहे बच्चे लोग। कितनी इनकम आ गई? ये आ गई। अब इस पे टैक्स निकाल ले। ये देखो 5, 10, 15, 20, 25 बचे पे 30। ये टैक्स निकालना तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको आता ही है ना? ये मत बोलना ये नहीं आता। आता है सर। आता है। अब बताइए, एजुकेशन से 4% वो तो मैंने सिखाया ही था कि जोड़ना पड़ता है।
नेट टैक्सेबल 1098 आ रहा न्यू रेजिम से, और ओल्ड रेजिम से मतलब नॉर्मल प्रोविजन से 892। कौन से में जाओगे आप? नॉर्मल। नॉर्मल में। किसने सिखाया सर? एक गलती ये हो गई है यहाँ पे, यहाँ लिखा है टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन, यहाँ भी नॉर्मल लिख दिया, यहाँ ऐसा लिखिए टैक्स एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC। मैं बार बार कहा, मैंने अभी 2 बार कहा, ये सेक्शन नंबर याद होना चाहिए। कहा था ना मैंने, हाँ सर। Yes. याद होना चाहिए ना बेटा। हाँ, अब ये अपना यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट, ये रिकैपिटुलेट यहाँ दिया, ये आपने पढ़ना चाहिए। इसके अंदर ये पता चलता है कि हमने किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। अगर आप सिर्फ स्टेप की नाम भी देखो तो आपको समझ में आए। रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ता है, फिर 5 हेड्स ऑफ इनकम डिटरमाइन करना पड़ता है, हर हेड में कंप्यूटेशन करना पड़ता है, फिर क्लबिंग कुछ है तो करना पड़ेगा, सेट ऑफ कुछ है तो करना पड़ेगा, ग्रॉस टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6 से रिडक्शन देना पड़ेगा, टोटल इनकम कंप्यूट होगी, रेट ऑफ टैक्स निकलेगा, सरचार्ज निकलेगा, सरचार्ज के बाद आप देखो एजुकेशन सेस लगाओ, फिर AMT लगता है क्या वो देख लो, और ये देख लो 115 BAC में आपको आना है क्या। ये स्टेप 13 नहीं ऐड हुई है इस साल से। और उसके बाद जो आपकी